लाइव है सर। हाँ, गो लाइव हो गया है। जी सर। ओके, लाइव। अभी मैंने पेज को रिफ्रेश करना है। हेलो। हाँ, एक मिनट, अभी आप रिफ्रेश। हाँ, इज लाइव नाउ। वो लाइव पे आप मैंने क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। मेरा चेहरा नजर आ रहा होगा आपको। हाँ, डबल क्लिक किया। और एक सेकंड। हाँ, लेकिन अभी वो तीन डॉट कहाँ है? हाँ, डबल क्लिक कर दिया मैंने। नहीं, बहुत ही बड़ा हो गया अभी तो। हाँ, तीन डॉट नजर आ गए। और उसमें एडिट वीडियो। हाँ, अभी मैंने सेव कर दिया है। अभी मैंने इस पे आना है ना, अपना जूम पे। हाँ, अभी मैं जूम पे आया हूँ। हाँ। हाँ, अच्छा, ओके, अभी मैं शुरू कर सकता हूँ। हाँ, अच्छा, ओके। हाँ, ओके। हाँ, ओके। मुझे कंफर्म करना कि आप मुझे सही तरह से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? जरा इसमें बताना कि ठीक आ रही है। चैट बॉक्स में डालिए। ओके। क्योंकि अ, मुझे मेरी आवाज थोड़ा सुनने में तकलीफ हो रही है, इसलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा है। ओके। चलो, धन्यवाद। मैं पहले शेयर करना था वो। अच्छा, मैं शेयर ही करना भूल गया हूँ।
ओके, शायद मैं शेयर करना भूल गया हूँ। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैंने शेयर करना था वो मैं कर नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं बिना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मेरी जो बातचीत है ये शुरू करता हूँ। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ इस फेसबुक लाइव के अंदर, जहां पर आज जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं ये विषय है चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो अलग अलग घटनाएं हो रही है, इस घटनाओं का हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर क्या असर होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई है अमेरिका में, कुछ चाइना में हुई है, कुछ पाकिस्तान में हुई है और कुछ साउथ ईस्ट एशिया के जो अलग अलग देश है यहाँ पर हुए हैं। तो ये घटना, इसका भारत की सुरक्षा के ऊपर क्या असर होता है, इसके ऊपर आज हम ज्यादा बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जब तक सवाल है चाइना का, जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ शुरू था वो स्टैंड ऑफ अभी भी शुरू है और इसके अंदर जो लड़ाई होने की कोई उम्मीद नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन इसके बाद जो एक सेकंड, इस लड़ाई होने की तो उम्मीद है ही नहीं, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन इसके सिवाय जो चाइना हमारे ऊपर हमला करेगा ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था। इतना ही नहीं, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर चाइना हमला करता है तो उनका जो हालात है ये काफी बुरा होने वाला है। तो इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। तो आज बात यह है कि अभी विंटर जो है ये कुछ ही देर के अंदर शुरू होने वाला है और इसके बाद बर्फ इतनी गिरेगी कि यहाँ पे 40, 50, 60 फीट इतनी बर्फ यहाँ पे गिरती है। तो इसलिए आज ऐसे हालात के अंदर लड़ाई होना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और जब तक सवाल है चाइना का, जब तक सवाल है चाइना का, तो तब तक ये बिल्कुल साफ है कि वो हमारी जो फौज है उसके साथ लड़ने के लिए डरता है। इसके अंदर आपको कोई भी शक नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके पास जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें यानी कि इकोनॉमिक पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है, नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स को मदद करना है, नक्सलवादी या माओवादियों को मदद करना है, इनका वो उपयोग जरूर करते रहेंगे। तो आज चाइना जो जो चीज कर रहा है उसका हमने अच्छी तरह से मुकाबला किया है, इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जब तक सवाल है लद्दाख का, अभी 2-3 चीजें सामने आई थी। एक तो लद्दाख के अंदर अभी टेम्परेचर -25 से लेकर -40 तक गया हुआ है और चाइनीज सोल्जर्स जो मेनलैंड चाइना से आते हैं, जो अपर मिडिल क्लास से आते हैं, उनका इस ठंडी में रहने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। इसलिए वो एक निगोशिएशंस करके ये चाहते हैं कि हम हमारी फौज है वो वापस ली जाए। लेकिन हमारी फौज ने उनको क्लियरली बोला है कि जब तक आप वापस नहीं जाते हैं 5 मई की पोजीशन के ऊपर, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो इसलिए आज चाइना बिल्कुल ही अपने ही चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और पूरा लद्दाख आज चाइना के लिए एक चक्रव्यूह बना हुआ है। लेकिन जब तक सवाल एलओसी का है, ये एलओसी मैंने आपको पहले भी इसकी दिखाई थी, जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, वहां पे फायरिंग अभी भी चालू है। हर हफ्ते में एक या हमारे 2 सोल्जर्स वहां पे शहीद हो जाते हैं। हम भी पाकिस्तान का काफी नुकसान करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान आर्मी की हालात काफी गंभीर है, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातचीत
जरूर करूंगा। आज बात यह है कि ट्रेडिशनली 85% ऑफ जो पाकिस्तान की आर्मी थी या है वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय रहती है। लेकिन अभी हुआ यह है कि ऑलमोस्ट 50% जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पाकिस्तान के अंदर का जो इलाका है, ये सब इलाका यहाँ पे अलग अलग जगह के ऊपर जो दहशतवादी विरोधी अभियान चल रहा है वहां पे अटके हुए हैं। इसके बारे में मैं और डिटेल में बाद में बात करूंगा। लेकिन ये जो सामने आपको नजर आ रहा है जिसे नॉर्दर्न एरिया बोला जाता है या जिसे गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया बोला जाता है, यहाँ के लोग जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान के साथ नाखुश है, क्योंकि उनकी जमीन के ऊपर पाकिस्तान पंजाब से लोगों को लाके वहां पे बसा रहा है और उनकी जमीन, उनके नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो पूरे वो दबा के बैठा हुआ है। वहां पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ रही है। इसलिए गिलगिट बाल्टिस्तान जिसे मैंने अभी राउंड अप किया था, यहाँ के लोग पाकिस्तान से बिल्कुल नाखुश है। जब तक सवाल है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का, ये देखिए ये जो एरिया है ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का एरिया है। ये देखिए जहां पे अभी मैं गोल ये कर रहा हूं, यहाँ के लोग भी पाकिस्तान के साथ काफी नाखुश है, क्योंकि पाकिस्तान की गुप्तहेर संस्था ISI उन्हें दहशतवादी बनाने के लिए फोर्स करती है जहां पर वो जाना नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, तो जब पाकिस्तान का पूरा मैप आएगा तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के सिंध में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा। तो ये आज का ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है ये सभी आर्म फोर्सेस के उन सैनिकों को प्रेजेंट सादर समर्पण किया जाता है जिन्होंने पिछले महीने के अंदर अपनी देश की सीमा की रक्षा करते हुए प्राण का बलिदान दिया है। आज की अभी लेटेस्ट खबर ये थी कि पिछले 2-3 दिन अमेरिका, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनके दो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस माइक पॉम्पियो और दूसरे आज भारत में 2 दिन थे और यहाँ पे 2+2 नाम का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके बारे में मैं और डिटेल में बात जरूर करूंगा। इतना ही नहीं तो इसके सिवाय जो ये इलाका है जिसे हम पैसिफिक ओशन बोलते हैं, ये पूरा ओशन जो है, यहाँ पे जो चाइनीज फिशरमैन है वो इस इलाके में आते हैं और जो दूसरे देशों के फिशरमैन है या मच्छीमार है उनकी बोटें डुबाते हैं, उनको यहाँ पे आने नहीं देते हैं वगैरह, यानी कि वहां पे वो दादागिरी करते हैं। तो इस दादागिरी को रोकने के लिए अभी अमेरिका ने फैसला किया है कि उनका ये जो किनारा है, इस किनारे के ऊपर वो अपनी कोस्ट गार्ड को तैनात करने वाले हैं। आपको पता है हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड, जो हमारी सागरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसी प्रकार जो नेवी के नीचे जो एक फोर्स होती है, उस प्रकार की कोस्ट गार्ड आज अमेरिका में भी है। वो अभी आगे आएंगे और जो दादागिरी चाइना की चल रही है उसे रोकने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं तो आज ये जो एग्रीमेंट USA ने हमारे साथ किया, उसके बाद उनके ये दोनों जो बड़े नेता है, मंत्री है, ये अभी यूरोप का दौरा कर रहे हैं, जहां पर वो यूरोप की मदद लेते हुए जो अलायंस हम करना चाहते हैं चाइना के खिलाफ, वहां पर उनको लाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने जो इम्पोर्टेंट पैक्ट साइन किया है, यहाँ पे दिया हुआ, इसका नाम जियो स्पेशल इंटेलिजेंस और जो मिसाइल ट्रैकिंग और टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि जो मिसाइल्स होते हैं, क्षेपणास्त्र, इनकी रेंज काफी होती है।
700-800 किलोमीटर से लेकर 4 से 5,000 किलोमीटर तक। अगर ये इतना दूर भेजना है तो उनकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। जिस टारगेट के ऊपर उन्हें भेजा जा रहा है वहां पे उन्होंने जाना चाहिए। तो ये मिसाइल का जो इतना लंबा प्रवास होता है, अगर कोई उनको गाइडेंस दे, अगर कोई उनके टारगेट के ऊपर नजर रखे, नेविगेशन में मदद करे, तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ती है। जो अभी करार हमारा और यूएसए के बीच में हुआ है, जिससे जितने भी हमारे मिसाइल्स है, पृथ्वी है, आकाश है, त्रिशूल है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और शायद अग्नि 5 आने वाले दिनों में आने वाला है, तो इन सब की एक्यूरेसी ये बहुत बढ़ेगी, जिससे हम अगर चाइना के साथ लड़ाई होती है तो हमारे मिसाइल्स का इस्तेमाल अच्छा होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुई है, जिसे बोला जाता है बेका, यानी कि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एक्ट। होता यह है कि अमेरिका के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है और अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑपरेशन करना है तो अलग अलग प्रकार की एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन करना पड़ता है। आपको याद होना चाहिए कि पिछले 2-3 साल में हमने अमेरिका के साथ काफी सारी एग्रीमेंट साइन की है, जो उनके आर्म फोर्सेस के साथ है, जो उनके साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ है, जो उनके इंटेलिजेंस जो लोग हैं इनके साथ है। क्योंकि अगर उनके इंटेलिजेंस के साथ हमारा कोऑपरेशन है तो उनका इंटेलिजेंस हमारे इंटेलिजेंस को बताएगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। अगर उनकी स्पेस एजेंसी का हमारे स्पेस एजेंसी के साथ संबंध है तो वो हमें स्पेस के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देंगे। अगर उनकी आर्म फोर्सेस का हमारी आर्म फोर्सेस के साथ बहुत बढ़िया संबंध है तो दोनों आर्म फोर्सेस एक दूसरे के साथ अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि अभी कुछ दिनों के अंदर ही अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या जो बाइडेन जीतेंगे, ये अमेरिका के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन कोई भी जीते, इतना साफ है कि ये जो अमेरिका के साथ जो हमारा करार हो रहा है, ये एक कोई भी पार्टी पावर में भी आएगी तो भी ये चलेगा। यानी कि जो बाइडेन जीते या डोनाल्ड ट्रंप जीते, जो कोऑपरेशन है सुरक्षा का, सामरिक कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, स्पेस कोऑपरेशन, वो चलेगा। हमने और एक इम्पोर्टेंट जो एग्रीमेंट साइन की वो है मिस्टा, यानी कि मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल अरेंजमेंट। इसका हमारी नेवी के लिए बहुत फायदा होगा। इसके सिवाय हमने और 3-4 बड़ी एग्रीमेंट साइन की है, जिसके अंदर GSOMIA है, लेमो यानी कि LEMOA है, कम्युनिकेशन की अरेंजमेंट है। ये सब इस प्रकार की अरेंजमेंट है कि जिससे हमारी इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन अमेरिका के साथ अच्छी होगी, जिससे हमारी लड़ने की जो क्षमता है ये बढ़ेगी। आपको याद होना चाहिए कि एग्रीमेंट आज जो साइन हुई, मतलब 2 दिन पहले जो साइन हुई, यही एग्रीमेंट पिछले 9-10 साल से अमेरिका हमें देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी के सरकार के ऊपर लेफ्टिस्ट पार्टी का बहुत ज्यादा वजन था। उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी जो स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है ये खत्म हो जाएगी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या, ये इनको कोई पूछा जाए। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का ये मतलब है कि पाकिस्तान मनमानी करेगा लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का ये मतलब है कि चाइना जो चाहे वो करेगा, हम चुप बैठे रहेंगे। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है हमारी देश की रक्षा के लिए जो कार्रवाई करनी है वो करने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल हम देते हैं। 1971 के वॉर के अंदर हमारी जो कंट्री थी, उनकी इकोनॉमी उस समय काफी वीक थी और उस समय दो ही बड़ी सुपर पावर्स थी, अमेरिका और USSR। लेकिन हमने क्या किया एज ए नेशन, हमने USSR के साथ
डिफेंस कोऑपरेशन डील साइन किया और उसके बाद हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए हमने सीधा सोवियत यूनियन के पक्ष में हम चले गए और हमारा जो उद्देश्य था वो हमने अचीव किया। तो इसीलिए देश की जो नेशनल इंटरेस्ट होती है ये हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। यूएसए की जो कोस्ट गार्ड है वो अभी रोकने वाला है, इसके बारे में मैंने बात की हुई है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी अमेरिका ताइवान को बड़ी हथियार की मदद कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे ताइवान के ऊपर अगर हमला होता है चाइना का तो उसे रोकने में ताइवान को मदद मिलेगी। तो ये यूएसए के साथ जो हमारा कोऑपरेशन है ये अच्छा हो रहा है। यूएसए अभी यूरोप के साथ भी कोऑपरेशन कर रहा है, तभी अच्छा होगा। कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्ते पहले हमने क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन भी साइन किया था, जिसमें अमेरिका हमारा मित्र है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हमारा मित्र है, यहाँ नजर आ रहा है, जहाँ पे जापान हमारा मित्र है। तो ये और खैर ये तो हमारा देश है। तो ये चारों देश मिलके जिसे क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन बोला जाता है ये अभी साइन हुआ है। और इसमें साउथ ईस्ट एशिया के और देश जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, खास तो इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम अगर शामिल हो जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। अभी हम थोड़े देर के लिए चाइना के ऊपर आ जाते हैं। चाइना में अभी फिलहाल फूड सिक्योरिटी उनकी बहुत ही सीरियस हो गई है। चाइना में बहुत ज्यादा फ्लड्स आ गई, जो उनका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो फर्टाइल नहीं है। उनका काफी सारी एरिया जो जोग्राफिकल है वो माउंटेनस है, तो इसलिए वो अपने लोगों के लिए पूरा जो अनाज चाहिए वो नहीं वहां पे ग्रो कर पाते। तो अभी चाइना पाकिस्तान को फोर्स कर रहा है कि पाकिस्तान की जो रिवर वैलीज है वहां की जमीन दे दे चाइना को, जहाँ पे चाइनीज जो है वहां पे जो उन्हें चाहिए वो फूड ग्रो करेंगे। अगर पाकिस्तान नहीं देता है तो इंडस रिवर जो चाइना से इंडिया में आती है और इंडिया से पाकिस्तान में जाती है, उसे वो रोकने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि अभी पाकिस्तान को चाइना अपना एक वेसल स्टेट बनाना चाहता है। लेकिन चाइना के खिलाफ जो तिब्बत वाला जो भाग है वहां पे काफी डिससेटिस्फैक्शन है। इसलिए अगर चाइना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो उनका 3000-4000 किलोमीटर लंबा रास्ता जो तिब्बत में जाता है, अगर उसके ऊपर हमारे SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज हमला करते हैं कि जो कि तिब्बतन है, चाइना को बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। चाइना की जो करेंसी है वो हमेशा मैनिपुलेट करता है, इस प्रकार की बात की जाती है। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या, कि मार्केट डिसाइड करता है कि चाइनीज करेंसी समझ लीजिए युआन है और अमेरिकन करेंसी समझ लीजिए डॉलर है, तो कितने युआन से डॉलर खरीदा जाएगा ये मार्केट कंडीशंस उसे डिसाइड करता है। लेकिन चाइना ऐसे नहीं करता। चाइना हमेशा अपनी करेंसी की वैल्यू ये कम रखता है मैनिपुलेट करके। उद्देश्य ये होता है कि ताकि वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि अगर आपकी करेंसी की वैल्यू कम है तो आपको एक्सपोर्ट करने में बहुत फायदा होता है। तो ये उल्टी कामें चाइना कर रहा है, जो अलग अलग देशों को समझ में आ रहा है और वो चाइना को इसके बारे में उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पूछ रहे हैं। अभी चाइना का एक और जगह पे जो फंसने वाला है वो है उनका बड़ा कंपनी हुआई। आपको पता है हुआई एक टेलीकॉम कंपनी है, 5G की सबसे बड़ी कंपनी थी। लेकिन जब से चाइना ने दादागिरी करना शुरू कर दिया उसके बाद हुआई की हवा निकल गई। कनाडा ने उनको बंद कर दिया, अमेरिका ने उनको बंद कर दिया। अभी बहुत सारे यूरोप के देश है वो उनको साथ बातचीत नहीं करना चाहते, एशिया के कुछ देश, और हमारा भी देश ये बिल्कुल जाहिर है। अभी तक हमने खुल्लम खुल्ला नहीं बोला है कि हम हुआई को निकालने वाले हैं,
लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो 5G टेक्नोलॉजी होगा वो बेस्ड ऑन इंडियन टेक्नोलॉजी होगा, जहाँ पे हमारी कुछ जो बड़ी टेलीकॉम कंपनी इकट्ठा होके काम करने वाली है। चाइना एक वाटर वॉर भी लड़ रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चाइना या तिब्बत जो भाग है ये एक प्लेटो है और साउथ एशिया की काफी रिवर्स यहाँ से निकलती है। तो ये जो रिवर्स है उसमें से एक रिवर है मेकोंग, ये चाइना से निकलती है, उसके बाद लाओस में जाती है, लाओस से वियतनाम, वियतनाम से नीचे। आज मेरे पास ये दिखाने के लिए मैप नहीं है, लेकिन आप गूगल के ऊपर इस नदी का प्रवास देख सकते हैं। तो ये मेकोंग नदी जो है ये साउथ ईस्ट एशिया की एक लाइफ लाइन है, लेकिन चाइना ने अभी मेकोंग रिवर के ऊपर इतने सारे डैम्स बनाए हुए हैं जिससे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम पूरी साउथ ईस्ट एशिया को होने वाली है। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो तिब्बत के अंदर अपना पूरा कंट्रोल करना चाहती है और तिब्बत को वो एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहती है, यानी कि वो एक कल्चरल एग्रेशन तिब्बत के ऊपर करना चाहती है। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो म्यांमार में विजिट के लिए गए थे। म्यांमार और इंडिया एक दूसरे के अच्छे देश है और हमारे सिक्योरिटी के लिए म्यांमार का काफी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये हमारा एक नेबरिंग कंट्री है और हमारे कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स है या जो बंडखोर है, कुछ नागा है, कुछ मणिपुरी है, उनके ट्रेनिंग कैंप जो म्यांमार के जो बड़े जंगल है, थिक जंगल है, उसके अंदर है। पहले ये बांग्लादेश में होते थे, लेकिन जब से बांग्लादेश हमारा दोस्त बन गया है तभी से वो कैंप वहां से निकाल दिया है। कुछ देर पहले वो चाइना में थे, लेकिन चाइना ने भी उनको वहां से निकाल दिया है, तो अभी वो म्यांमार में है। तो अभी म्यांमार की मदद से हम एक ऑपरेशन सनराइज 3 नाम का एक ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें वो इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हमारे खिलाफ काम करते हैं उनके ऊपर हमला किया जाएगा, जिससे हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो सुरक्षा है वो बढ़ेगी। इतना ही नहीं तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, जिसके बारे में मैं एक बार फिर बात करने वाला हूं, हम एक पाइपलाइन तैयार करना चाहते हैं कि जो निकलता है म्यांमार से। याद होना चाहिए कि म्यांमार एक नेचुरल रिसोर्सेस रिच देश है, तो वहां का गैस, उसके बाद बांग्लादेश में जो गैस है वो अगर वो हमारे देश में आ जाए तो हमें गैस बेस्ड इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद मिलती है। खास तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है जहां से म्यांमार काफी पास है, उनको बांग्लादेश और म्यांमार में इन पूरी नॉर्थ ईस्ट को गैस पहुंचाने की क्षमता है। तो आशा करते हैं कि ये जल्दी से ये काम हो जाएगा। और इतना ही नहीं तो एक बार मैंने पहले ही बोला था कि अभी हम नॉर्थ ईस्ट को समुद्र से सितवे से जाकर इस यहाँ से सप्लाई करना चाहते हैं। ये त्रिपुरा है, ये ऊपर अगरतला मिजोरम है, तो ये होगा तो अर्थात नॉर्थ ईस्ट की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा अच्छी बन सकती है। जब तक हमारे एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है, अभी 4th एडिशन ऑफ एनर्जी फोरम हो गया था, जिसके अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने काफी सारी चीजें बताई। उन्होंने बोला है कि हम अभी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हम गैस का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहते हैं। यानी कि एनर्जी में क्या है, एनर्जी के अंदर एक तो कोल का हम इस्तेमाल करते हैं, कोयला, दूसरा है गैस, तीसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी और पांचवा है न्यूक्लियर एनर्जी। किसी भी देश को अगर अच्छी प्रगति करनी है तो उसने अलग अलग प्रकार के सभी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके पास एक बेस्ट एनर्जी सिक्योरिटी वाला ग्रिड अवेलेबल हो। आज के समय गैस बेस्ड इकोनॉमी ये ज्यादा सस्ती होने वाली है, इस प्रकार का अंदाजा है। अगर आपने देखा होगा तो आजकल हमारे मेट्रो सिटीज के अंदर या बड़े शहरों के अंदर घरों में गैस की पाइपलाइन डाली हुई है
और आप देखते होंगे कि ये जो गैस जैसे पीएनजी बोला जाता है, पाइप नेचुरल गैस जो होता है, ये जो सिलेंडर में आने वाला गैस था उसके तुलना में ये चीप है। तो अगर ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये अच्छा होगा, क्योंकि पेट्रोलियम जब तक सवाल है पेट्रोलियम का, इसका 70 to 80% जो इंपोर्ट है वो बाहर से होता है। और जो कोल है, हमारे पास कोल की कोई कमी तो नहीं है, लेकिन कोल ये क्लीन फ्यूल नहीं है। तो हम बायोफ्यूल के का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। बायोफ्यूल का मतलब कि जो एनर्जी इथेनॉल से होती है, जो एनर्जी जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे एग्रीकल्चर के होते हैं, उसे अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो ये बायोफ्यूल हो गया। तो अगर वो होता है तो वो कंपैरेटिवली क्लीन फ्यूल है। इतना ही नहीं, तो जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है, ये देखिए यहाँ पे रिन्यूएबल जो एनर्जी है, ये एनर्जी हम 450 गीगावाट इतनी प्रचंड एनर्जी बनाने वाले हैं, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमाण हमारी इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगा, जिससे जो कार्बन हम प्रोड्यूस करते हैं कोल से इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए, वो उसका प्रमाण ये कम होगा। इसके बाद काफी इमर्जिंग फ्यूल्स है, जिसके अंदर हाइड्रोजन है, जिसके अंदर और फ्यूल आगे के दिनों में आ सकते हैं, तो इनका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके सिवाय डिजिटल रिवोल्यूशन अगर हम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करते हैं तो ये एक अच्छी बात होगी। और ऑयल रिफाइनिंग की कैपेसिटी हम अभी बढ़ाने वाले हैं, जो अभी 250 मिलियन टन है, वो बढ़ा के हम 450 मिलियन टन इतने करने वाले हैं। और प्राइवेट सेक्टर, ये नहीं, ये लास्ट वाला लाइन आप जरूर देखिए कि अभी तक हमारे जो स्पेस एजेंसी थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट एजेंसी प्राइवेट सेक्टर को भी अंदर आने के लिए मदद कर रही है, जिससे हमारी जो क्षमता है वो ज्यादा अच्छी होगी। कश्मीर में अभी क्या चल रहा है, कश्मीर के बारे में मैं 2-3 ही चीजें बताऊंगा। एक तो महबूबा मुफ्ती, इनको जैसे ही रिलीज कर दिया उसके बाद उन्होंने उल्टी सुल्टी बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि जो तिरंगा झंडा है उनको मैं नहीं मानूंगी। उसके बाद कुछ जो बड़ी पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इकट्ठा आके उन्होंने बोला कि हमें 370 कलम को हम रिस्टोर करना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो नेशनल पार्टीज है उन्होंने साफ किया है कि कोई भी नेशनल पार्टी जो ऑल इंडिया है वो 370 को वापस लाने के पक्ष में नहीं है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया करण थापर को, जिसमें उन्होंने उल्टा स्टेटमेंट किया कि हम चाइनीज की मदद लेंगे हमें खुद को आजाद करने के लिए वगैरह। तो ये जो इस प्रकार के लोग हैं, इसे उनका ये जो प्लान है हमने इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, और अगर ये और उल्टा काम करते हैं तो उनको जेल में डालना चाहिए कानून के नीचे। एक आजकल आपको पता है कि कश्मीर के अंदर पहले जो हमारे देश के एजेंसीज है वो वहां पे काम नहीं कर सकते थे, जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन वहां पे एक रोशनी स्कैम नाम का एक बड़ा करप्शन हो गया, तो इसके लिए रोशनी स्कैम जो है वो अभी इसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है। तो आशा करते हैं कि जो करप्ट लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। अभी एक नया कायदा आ गया है जिसके अंदर अगर कोई भी इंडस्ट्री कश्मीर में काम करना चाहती है तो वहां पे वो जमीन ले सकते हैं, लेकिन जमीन का इस्तेमाल केवल कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए ही करना है। अच्छी खबर यह है कि 26 अक्टूबर को 32 जो लेफ्ट विंग डाये दहशतवादी थे उन्होंने सरेंडर किया। ये एक अच्छी बात है। अभी दिवाली का मौसम आने वाला है और दशहरा अभी खत्म हो गया है, तो इसमें एक चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि लास्ट ईयर चाइना ने 40,000 करोड़ का सामान दिवाली के समय हमें बेचा था, लेकिन इस समय हम बिना चाइना फ्री दिवाली मनाने वाले हैं। तो इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं
कि इस दिवाली के अंदर या और कोई भी त्योहार आएगा उसमें कोई भी चाइनीज चीज नहीं खरीदेंगे। ऐसा होता है तो चाइना को एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा। अभी की बात है कि जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका वो अभी बदली हो गए हैं, मिस्टर सुगा। ये अभी उन्होंने विजिट किया है, एक तो इंडोनेशिया जो यहाँ पे है और दूसरा कंबोडिया और वियतनाम। और ये इन देशों को वो हमारा जो क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन है इसके अंदर लाना चाहते हैं। अगर वो हो जाए तो वो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। इतना ही नहीं तो ये जो फिलीपींस वाले जो लोग हैं ये अभी काफी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने बोला है कि उनकी फिशिंग बोट्स को डुबाया जाता है चाइनीज फिशरमैन से, तो इसलिए वो 200-250 अपने जो फौजी है उनको वो अपने फिशिंग बोट के साथ भेजेंगे ताकि अगर लड़ने की जरूरत पड़ती है तो वो वहां पे लड़ेंगे। तो यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के देश अलग अलग अपने अपने लेवल के ऊपर चाइना के साथ लड़ रहे हैं। जब तक पाकिस्तान का सवाल है मैं 2-3 ही बड़ी चीजें बताऊंगा। एक बहुत बड़ी चीज जो पाकिस्तान में हुई है कि पाकिस्तान की 11 पार्टीज इकट्ठे हुई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी 2 पार्टी है, एक है पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान जो बेनजीर भुट्टो या जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है। बेनजीर के पति आसिफ जरदारी उसके नेता है और उनका लड़का बिलावल ये उनका नेता है। और सिंध में वो हमेशा उनकी सरकार जो है वो सिंध में होती है। जो नंबर 2 पार्टी है वो है पीएमएल यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज शरीफ की पार्टी है। और इसके सिवाय और काफी सारी पार्टीज है, 11 पार्टी, यानी कि सिर्फ इमरान खान इनकी पार्टी छोड़ के बाकी सभी पार्टी इकट्ठे हो गई है और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी है कि इनको निकालो। खैर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से लड़ते हैं वो आज का मेरा विषय नहीं है, लेकिन आज का इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि ये सभी ने आर्मी के ऊपर, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर और आईएसआई के ऊपर हमला बोला है और बोला है कि आप कृपया जो देश की जो सत्ता है उसमें भागीदार मत बनो, देश के जो गवर्नेंस है उसमें इंटरफेयर मत करो और इमरान खान को मदद मत करो। एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ कि सिंध में, कराची जो है वो सिंध में सिंध का हिस्सा है, तो कराची में एक रैली हुई जहाँ पे पीएमएल के जो नेता नवाज शरीफ उनकी कन्या मरियम उसका पति वहां पे शामिल था। तो उसको जो पाकिस्तान का एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसे रेंजर्स बोला जाता है जिसका काम सीमा के ऊपर तैनात होना होता है, तो इन्होंने ये जो सन इन लॉ है नवाज शरीफ के उनको पकड़ लिया। लेकिन कोई पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी किसी को नहीं पकड़ सकती है, वो काम पुलिस का होता है। लेकिन जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध के है वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तो उसके बाद तो क्या क्या ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है रेंजर्स, इन्होंने उसको किडनैप कर दिया। तो इसके बाद कराची के पुलिस या सिंध के पुलिस विरुद्ध आर्मी ये मुकाबला शुरू हो गया। तो इसके बाद वो प्रेशर वहां पे इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो बाजवा है, जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्हें एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ी है। अभी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता है उनको मौलाना डीजल बोला जाता है, वो भी एक पावरफुल राजकारणी है और इन्होंने सभी ने बोला है कि इमरान खान को आप निकाल दीजिए, अगर नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। और आज ही हम जैसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हिंसा काफी बड़ी है। पेशावर जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, पेशावर के अंदर काफी सारे ब्लास्ट हुए और जो कल का ब्लास्ट हुआ था वो काफी अनफॉर्चुनेट था जिसके अंदर कुछ बच्चे भी मारे गए हैं। तो आज पाकिस्तान की हालात यह है कि पाकिस्तान का जो यहाँ से जो एक ग्वाडार से एक जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जाता है, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके ऊपर बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं। ये देखिए
फिर सिंध के अंदर जियो सिंध मूवमेंट शुरू है। जब तक सवाल है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का, इसे आप अभी आप देख सकते हैं, वो वहां पे भी बहुत बड़ा वायलेंस चल रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, गिलगिट है, बाल्टिस्तान है, वो रहना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के लोग भी वहां पे नाखुश है। तो यानी कि पाकिस्तान का कौन सा आदमी है कि जो पाकिस्तान में रहना चाहता है, तो इसका भारत के ऊपर क्या असर होता है, क्योंकि किसी देश की इंटरनल सिचुएशन भारत के ऊपर क्या असर होगा, इसका विश्लेषण करना इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, पाकिस्तान की ज्यादा आर्मी अभी पाकिस्तान के अंदर दहशतवादियों के पीछे भाग रही है, जिससे उन्हें भारत के खिलाफ उल्टे काम करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। दूसरा, ये जो उनकी संस्था आईएसआई है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे इतनी लगी हुई है कि थोड़ा जम्मू कश्मीर में वायलेंस को रिक्रिएट करने के लिए उनकी एनर्जी उसमें डिवाइड हो गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात खराब है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक मदद करने वाला देश सऊदी अरेबिया आज उनके साथ नहीं है। इतना ही नहीं, तो पाकिस्तान आज रिलीजियस लेवल के ऊपर भी डिवाइड हुआ है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, पाकिस्तान को अगर रिलीजियस लाइन के ऊपर डिवाइड किया जाए, तो पाकिस्तान की 2% लोक संख्या ये हिंदू, क्रिश्चियन, सिख या बुद्ध ऐसे है, और 98% लोक संख्या जो है वो मुस्लिम है। लेकिन इसमें से 80% जो है वो सुन्नी लोक संख्या है, और अबाउट 18 to 20% ये शिया है। अभी जो पाकिस्तान की जो शिया है, उनके खिलाफ उनके ऊपर काफी सारे हमले हो गए हैं। अभी मैं जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन शिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेता माना जाता है ईरान को, और सुन्नी वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेता माना जाता है सऊदी अरेबिया को। तो ये जो शिया वर्सेस सुन्नी जो लड़ाई पाकिस्तान में शुरू है, इसमें जो शिया है वो एट द रिसीविंग एंड है। तो यानी कि देखिए, शिया जो मुसलमान है उनके ऊपर भी अभी हमले हो रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान की जो गंभीर अवस्था है, इससे कुछ देर के लिए तो सही वो हमारे कश्मीर के ऊपर ज्यादा नजर नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन कुछ महीने के बाद ऐसे माना जाता है कि अफगानिस्तान के अंदर अभी निगोशिएशन शुरू है, जिसमें तालिबान, अफगानिस्तान सरकार, इसके बाद अमेरिका, और अमेरिका ने ये बोला है कि उनकी फौज वो वापस ले जाना चाहते हैं अमेरिका में। अगर वो चले जाते हैं तो तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान में आने का अंदेशा है, जिससे काफी हजारों लाखों जो तालिबान के जो हार्डन दहशतवादी है वो खाली हो जाएंगे, और इनका इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कर सकता है, नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए इंडियन आर्मी तैयार है। सिर्फ इनको मारने के लिए फिर इंडियन आर्मी को अपना काफी ज्यादा खून ये बहाना पड़ेगा। तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर की जो इंडोनेशिया की जो विजिट हुई है, वो एक इम्पोर्टेंट कदम है, क्योंकि इससे साउथ ईस्ट एशिया के देश हमारे साथ क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन में आने की उम्मीद ये बढ़ती है। पाकिस्तान के जो आर्मी है अभी रिसीविंग एंड के ऊपर है, जिससे वो थोड़ी दबी हुई है। कुछ एक दो दिन पहले की बात है कि फ्रांस ने मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कुछ एक्शन लेने शुरू कर दिए। तो इमरान खान ने बताया कि हम हमारे जो राजदूत है फ्रांस में, उन्हें हम वापस लेकर आएंगे। लेकिन इमरान खान को ये पता ही नहीं था कि पाकिस्तान का फ्रांस में कोई एम्बेसडर ही नहीं है। यानी कि उनकी नॉलेज इतनी पुअर थी कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि हमारा फ्रांस के साथ कोई खास ज्यादा बड़ा संबंध नहीं है। एक जर्मनी के जो गुप्तहेर संस्था है, उनके जो मुख्यतः फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस के, इन्होंने एक बड़ा एक रिपोर्ट तैयार किया है, जिन्होंने बोला है कि
चाइना ने जर्मनी के लाइफ में इतनी ज्यादा घुसखोरी की है जिससे उनका जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है ये खराब हो गया है। और उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की चाइना के साथ जो उनके इकोनॉमिक संबंध है इसे डीकपल करना चाहिए। खास तो हुआई जो उसका 5G का मोबाइल कम्युनिकेशन देती है, ये हुआई कंपनी के साथ भी संबंध तोड़ने चाहिए। अभी साउथ चाइना समुद्र के अंदर अलग अलग देशों की जो कोस्ट गार्ड है उनके साथ अभी झड़प होने का झड़प बढ़ सकती है। इसके सिवाय जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल नरवणे, ये नेपाल में भी गए थे और म्यांमार में गए थे। और नेपाल में गए थे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझनी चाहिए, क्योंकि जब नेपाल ने हमारे देश के खिलाफ कुछ उल्टी बात करनी चाहिए तब जनरल नरवणे ने स्टेटमेंट दिया था कि नेपाल अभी किसी और के कहने से इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं और इसके बाद उन्हें ही भेजा गया नेपाल विजिट के लिए। तो ये एक नेपाल के लिए एक बिल्कुल क्लियर इशारा था कि आप अपनी जो बिहेवियर है ये इम्प्रूव करिए, आप चाइना के पीछे ज्यादा मत भागिए, नहीं तो आपका नुकसान होने वाला है। ये माना जाता है कि चाइना अभी ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, चाइना आर्म्स ट्रेड में इन्वॉल्व है और जो साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग देश है वहां पे गड़बड़ करना चाहता है। तो ये सभी को पता लग रहा है, जिससे जो ये देश चाइना के खिलाफ जा रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट घटना ये हुई है कि इसके बाद हमारा देश के अंदर हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये पद शुरू किया था। उनकी कल परसों की स्टेटमेंट है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस है, इंडियन आर्मी है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है और एयरफोर्स है, इनके ये अलग अलग कमांड में रहते थे, लेकिन अभी हम इंटीग्रेटेड कमांड ये करने वाले हैं। इंटीग्रेटेड कमांड का मतलब क्या कि अगर आप देखेंगे तो इंडियन आर्मी के 7 कमांड है, इसके सिवा एयरफोर्स के 3 कमांड है, इसके बाद नेवी के 4 कमांड है, यानी कि हर एक के। और इसके सिवाय अंडमान निकोबार एक अलग कमांड माना जाता है, स्पेस ये एक अलग कमांड माना जाता है। तो ये सब होने के कारण जो रिसोर्सेस की जो यूटिलाइजेशन थी वो अच्छी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए अभी ये फैसला हुआ है और कुछ देर के अंदर इसके ऊपर अमल बजावनी हो जाएगी कि जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये इंटीग्रेटेड रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और 5 ही कमांड बनने वाले हैं, जिसमें से एक कमांड होगा पाकिस्तान के खिलाफ, एक कमांड होगा चाइना के खिलाफ, एक कमांड होगा मैरीटाइम कमांड, यानी कि जो 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो समुद्र है इसके ऊपर नजर रखने के लिए, एक होगा एरोस्पेस कमांड, यानी कि हमारी पूरी जो एरोस्पेस है ये एक कमांड के नीचे आ जाएगी, और एक होगा पेनिनसुलर कमांड, यानी कि जो हमारा जो देश है, जो हमारा पेनिनसुला है, 7,600 किलोमीटर की जो बॉर्डर है, वो एक अलग कमांड बनेगा। तो जिससे हमारी देश की जो रिसोर्सेस है वो ज्यादा अच्छी तरह से उसका यूटिलाइजेशन होगा, और जो हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस आएगी, ये सिक्योरिटी चैलेंज के लिए वो अच्छी तरह से उसको निभा पाएंगे। अभी मैं 2 मिनट में रुकने वाला हूँ। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि कोरोना के बाद, या चाइनीज वायरस के बाद, अभी हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ हो रही है, हमारे अलग अलग सेक्टर में अभी प्रोग्रेस अच्छी तरह से होनी शुरू हो गई है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिससे बड़ा धोखा ये चाइनीज वायरस के कारण हुआ है, इसे बढ़ाने में हर एक नागरिक का जो कर्तव्य है ये इम्पोर्टेंट है। आप जिस क्षेत्र में भी होंगे, इस क्षेत्र में अगर आप अच्छा काम करेंगे तो देश को हम अच्छी तरह से ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि देश की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ताकत है, सर्वसमावेशक राष्ट्रीय ताकत है, जिसमें हार्ड पावर है, जिसमें सॉफ्ट पावर है। हार्ड पावर के अंदर है इकोनॉमी, जिसे हमें ठीक करनी पड़ेगी, मिलिट्री की ताकत और ठीक बननी पड़ेगी, हमारा जो नेतृत्व है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके बाद जो एनवायरनमेंट है, यानी कि अगर हम हमारी जो
पूरी एनर्जी है एक देश के तौर के ऊपर, वो अगर हम अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो देश की प्रगति ये ज्यादा होगी। और जो आजू बाजू के देश है इनके साथ अगर हमारा कोऑपरेशन ठीक होता है तो हमारी प्रोग्रेस ज्यादा फास्ट होगी। इसके सिवाय अगर देशवासी हर एक आदमी ये जो दो चीजें देखिए, इन्हें अपने देश के ऊपर एक भरोसा होना चाहिए कि हम इस देश के निवासी है जो एक महाशक्ति बनने वाली है और इसे महाशक्ति बनने में हर एक भारतीय मदद करेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो बहुत पढ़ाई करेंगे, अगर आप टीचर है तो जो सबसे बड़े टीचर द्रोणाचार्य उससे ज्यादा आप अच्छे बनेंगे। अगर आप एंटरप्रेनर है तो माइक्रोसॉफ्ट के आप या गूगल के आप आगे जाएंगे। अगर आप फार्मर है तो वर्ल्ड क्लास फार्मर बनेंगे। जिस भी क्षेत्र में आप है वहां पे आप इतनी मेहनत करें, इतना ज्यादा इनोवेशन का इस्तेमाल करें ताकि हम अपने देश को एक बड़ा करने में मदद करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ, देखता हूँ कि क्या कोई सवाल आए है। अगर कोई सवाल आए है तो मैं उसके 2-3 सवाल लूंगा और उसके बाद हम रुकेंगे। लेकिन रुकने से पहले मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अभी आगे आने वाले जो दिन है इसके ये जो दिन है इसके अंदर अगर हम चाइना के ऊपर पूरा ये कर सकते हैं, चाइना के ऊपर अगर हम सॉरी मैंने गलती कर ली, पता नहीं मैंने गलती से कट ऑफ तो नहीं कर लिया है। ओके, चाइना अगर हम चाइना के ऊपर, सॉरी मेरे ख्याल से ये शायद मेरा ये कनेक्शन कट ऑफ हो गया। नहीं कट ऑफ नहीं हुआ है शायद, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। ओके, मैंने सोचा था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। ओके, मैं अभी कुछ सवाल लेने वाला हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम से काफी बार गड़बड़ हो जाती है और अगर जो सवाल सामने यहाँ पर आए हैं ये मैं लेता हूँ। काफी सारे लोगों ने बोला है कि आवाज मेरी अच्छी आ रही है, सभी जय हिंद बोल रहे हैं। तो सभी को मेरा आपका इतना ही निवेदन है कि अगर आपको ये आज की बातचीत अगर ठीक लगी होगी तो इसे जरूर लाइक करिए फेसबुक के ऊपर, और इसकी जो लिंक है ये आप मदद करिए, इसको आप बाकी अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करिए। क्योंकि आज हम साइबर वॉर जो चल रहा है, इंफॉर्मेशन वॉर जो चल रहा है, इसके अंदर हम सब अच्छे सोल्जर्स है। अपने देश में अच्छे काम हो रहे हैं इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। और हम लेकिन कुछ लोग जो है वो हमेशा नेगेटिव न्यूज देश के सामने लाते हैं कि इस देश को कोई भवितव्य नहीं है, इस देश की प्रगति नहीं होने वाली है, चाइना हमारी पिटाई करने वाला है। पिछले 6 महीने से ये हमें काफी 500-600 चाइनीज एजेंट्स जो हमारे मीडिया में अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो डराने की कोशिश करते थे कि चाइना तुम्हारी पिटाई कर देगा, चाइना की आर्मी बहुत बड़ी है, चाइना के टैंक बहुत है। चाइना के टैंक अगर हजारों टैंक थे कहाँ चले गए? चाइना की एयरफोर्स बहुत बड़ी है तो कहाँ गई उनकी एयरफोर्स? चाइना की नेवी सेकंड लार्जेस्ट नेवी है तो कहाँ, क्या वो मक्खी मार रही है क्या? चाइना का स्पेस में बहुत ज्यादा ताकत है तो अब क्या कर रहे हैं वो? बस ऊपर से सिर्फ वीडियो ही शूट कर रहे हैं क्या? यानी कि चाइना के पास अगर ताकत है तो उनको ताकत को इस्तेमाल करने की हिम्मत है क्या? तो सीधी बात है कि वो हिम्मत उनकी नहीं है। क्योंकि 14-15 जून को जो गलवान में जो लड़ाई हुई थी तब चाइना की काफी पिटाई हो गई थी। चाइना के ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। उसके बाद 27, 28 और 29 सितंबर को भी चाइना को हमने काफी आक्रामक कार्रवाई करते हुए पीछे ढकेला हुआ है। तब से वो लड़ाई करने की बात नहीं कर रहे, केवल वो ड्रामा करते रहते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते रहते हैं। तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक अजय दत्त शर्मा जी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान एक बारूद के ऊपर बैठा हुआ देश है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के जो अलग अलग बड़े प्रांत है, बलूचिस्तान, वहां पे गड़बड़ चल रही है, बड़ा वायलेंस है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम चाहूंगा तो मैं आपको एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूँ कि पाकिस्तान में कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, पाकिस्तान में उनके लोग कितने मारे गए हैं। मैं आपको एक शॉर्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा
कि पाकिस्तान की लोक संख्या एक 20 करोड़ के आसपास होगी, हमारे देश की 120 या 125 के आसपास है, लेकिन पाकिस्तान में हर साल 5 से 6 हजार सैनिक, दहशतवादी और आम जनता दहशतवादी हमलों में मारी जाती है। और वहां पे दहशतवाद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इसलिए पाकिस्तान का भवितव्य जो है ये बहुत ही खराब है, लेकिन फिर भी ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, जब तक सवाल है चाइना का, चाइना और पाकिस्तान एक दोनों मिला के एक्सिस बढ़ती है, इसके साथ लड़ाई जीतने के लिए हमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन फिक्र नहीं है। अगर हम सब लोग अच्छा काम करते हैं तो जरूर पाकिस्तान और चाइना की ये जो इविल एक्सिस है, इससे हम आगे आने वाले दिनों में इनका पराभव कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने इतनी देर तक मुझे सुना। जरूर लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए। जय हिंद।